नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के क्लासेस में। और आज की जो क्लास रहेगी हमारी, संडे का दिन है और थोड़ी क्लास भी हम बड़ी बनाएंगे। और जो आज का हमारा लेक्चर रहेगा वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तक कोई भी ऐसा एग्ज़ाम, चाहे वो हमारा नेट है या कोई भी लिटरेचर का एग्ज़ाम है, टीचिंग का, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ जिसके अंदर चौसर से क्वेश्चन ना बना हो। इसीलिए जब भी हम चौसर पढ़ते हैं तो एक क्लास से हमारा काम नहीं चलेगा, करीबन 2 क्लासें तो हमें चौसर की बनानी ही पड़ेगी। तो थोड़ा बेसिक मैं आज आपको चौसर के बारे में बता देता हूँ। और जेफरी चौसर का मैंने आपको पहले भी कल के वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि 1340 से लेकर 1400 का जो समय है वो किसका है? जेफरी चौसर का है। और चौसर को ही हम फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं, क्योंकि जो इंग्लिश साहित्य की शुरुआत हुई, इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत हुई, वो हम किससे मानते हैं? जेफरी चौसर से। और इनको रिफॉर्मेशन राइटर भी कहा जाता है, क्योंकि जो लोलार्ड मूवमेंट शुरू हुआ था, जो जॉन वैकक्लिफ ने शुरू किया था, उसमें लिखने वाले राइटर भी कौन थे? हमारे जेफरी चौसर थे। और फर्स्ट रिनेंसेंस राइटर, यानी कि जब रिनेंसा शुरू हुआ करीबन 1500 के करीबन, तो उस समय भी हमारे जो फर्स्ट राइटर कौन है, रिनेंसेंस फर्स्ट राइटर कौन है? हमारे जेफरी चौसर है। तो हम आज चौसर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जेफरी चौसर के बारे में। मैंने बता दिया कि ये इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत करने वाले हमारे फर्स्ट राइटर हैं, क्योंकि इससे पहले जो लिटरेचर लिखा जा रहा था वो लैटिन और फ्रेंच के अंदर लिखा जा रहा था, जो एंग्लो सेक्शन और नॉर्मन पीरियड में हमारा चल रहा था। और जब चौसर हमारे 1340 में आते हैं तो वो किसकी शुरुआत करते हैं? इंग्लिश की। और बेस किसको बना लेते हैं? लैटिन और फ्रेंच को बना लेते हैं। तो हम आज पढ़ते हैं। सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है ट्रांजिशनल पीरियड, ग्रेट वोवल शिफ्ट। ट्रांजिशनल पीरियड का मतलब है कि पहले जो पीरियड था, जो एंग्लो सेक्शन पीरियड था, उसमें हमारा लिखने का स्टाइल अलग है। और जो हमारा इंग्लिश में हमने शुरुआत की थी जेफरी चौसर ने, उसमें लिखने का स्टाइल क्या था? अलग था। तो सबसे पहला है प्रोज टू पोइट्री, यानी कि जो हमारा एंग्लो सेक्शन पीरियड था उसमें हम प्रोज में लिख रहे थे, लेकिन जेफरी चौसर ने सबसे पहले किस में लिखना शुरू किया? पोइट्री में। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है, या फादर ऑफ पोइट्री भी हमें कहते हैं। यही कारण है क्योंकि इससे पहले जितना भी वर्क लिखा गया था वो प्रोज में लिखा गया था। और सबसे पहले जो पोइट्री में शुरुआत की वो किसने की? हमारे जेफरी चौसर ने। प्रोज से पोइट्री में ट्रांजिशनल हुआ, बदलाव हुआ, जो लिखने का तरीका था वो हमारा बदल गया। तो इसके अलावा मैं थोड़ा और मैं रेफरेंस दे देता हूँ। कल भी मैं जिक्र कर रहा था कि जो पहले का साहित्य था वो आर्थरियन साइकिल पे बेस्ड था। आर्थरियन, थोड़ा आर्थर के, किंग आर्थर के बारे में आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि पीछे से अगर आप रेफरेंस लेके चलते हो तो आपको हर चीज़ है वो इजीली समझ में आ जाएगी। किंग आर्थर जो पुराना हमारा हीरो था उसके बारे में हम जानेंगे। जो पुरानी स्टोरियाँ थी वो किससे चल रही थी? हमारी किंग आर्थर से हम ले रहे थे। और जो हमारा नया वर्क आया वो किससे रिलेटेड था? हमारे नए हीरो था, नया स्टाइल था लिखने का। तो किंग आर्थर जो हीरो था वो, उसके राज्य को श्राप मिला हुआ था कि उसका राज्य है वो फलेगा फूलेगा नहीं यदि वो होली ग्रेल ले आता है। होली ग्रेल के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। इट्स ए होली ग्रेल इज ए काइंड ऑफ ए जग और ए मग इन विच जीसस क्राइस्ट लास्ट वाइंड और हिज ब्लड इज कलेक्टेड इन दैट जग। ऐसा माना जाता है जब हम एंग्लो सेक्शन पीरियड पढ़ते हैं कि होली ग्रेल ऐसा जग या मग था जिसके अंदर जीसस क्रिस्ट ने लास्ट बार खाना खाते समय क्या पी थी? वाइन पी थी। वो पवित्र जग था। या कुछ का ये भी मानना है कि जब जीसस क्रिस्ट को सूली चढ़ाया गया तो जो उनका खून निकला था वो किसके अंदर कलेक्ट किया गया था? होली ग्रेल के अंदर। और कोई भी योद्धा, किंग आर्थर जैसे ये योद्धा था, तो अगर वो उसको पा लेता है होली ग्रेल को, तो उसका राज्य है वो क्या हो जाएगा? पाप मुक्त हो जाएगा। तो अब से जो कहानियाँ पहले चल रही थी वो हमारी प्रोज में चल रही थी, लेकिन अब हमने शुरू किस में किया?
पोइट्री में लिखना। इसके माध्यम से थोड़ा किंग आर्थर की साइकिल के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि कैसे जीसस क्राइस्ट से उसका संबंध था होली ग्रेल का। प्रोज टू पोइट्री मैंने आपको बता दिया कि ग्रेट चेंज हुआ। ट्रांजिशनल पीरियड क्यों कहते हैं जेफरी चौसर को? क्योंकि पहले हमने प्रोज में लिख रहे थे, हमारी कहानियाँ थी, और अब हमने किस में लिखना शुरू कर दिया? पोइट्री में। उसके बाद आइडियलिस्टिक टू रियलिस्टिक, यानी कि आइडियलिस्टिक टू रियलिस्टिक, जो हम पहले लिख रहे थे उसके अंदर आइडियलिस्टिक अप्रोच थी, आइडियल हीरो थे, हीरोइन थी, आइडियल लिया जा रहा था, कभी मदर को, कभी किंग आर्थर को, लेकिन इसमें क्या दिखाई गई? रियलिस्टिक। यानी कि जेफरी चौसर थे, उन्होंने समाज के बारे में लिखा। जो हमारा पहले का पीरियड था जेफरी चौसर से पहले का, वहाँ अनएजुकेटेड लोग थे, अनसिविलाइज्ड थे, और वो धर्म में ज़्यादा विश्वास था, गॉड में ज़्यादा विश्वास था। दे वर मिथिकल, दे वर ग्रेट मिथिकल पीपल, उनका भ्रम में जी रहे थे, वो सुपरस्टिशियस थे वो, और वो भगवान में ज़्यादा विश्वास करते थे। लेकिन जैसे ही चौसर ने लिखना शुरू किया, उन्होंने आइडियलिस्टिक यानी कि किंग आर्थर की कहानी से निकालकर हमें कहाँ ले आए? रियलिस्टिक वर्ल्ड में। और जो हम प्रोलॉन्ग टू कैंटरबरी टेल्स जो 1338 में पब्लिश हुआ था, उसमें भी यही दिखाया गया है। जितने भी करेक्टर, चाहे हमारा नाइट का है, चाहे रीव का है, चाहे पार्टनर का है, चाहे प्लोमैन का है, चाहे ऑक्सफोर्ड ऑफ कलर का है, सारे के सारे करेक्टर किससे हैं? समाज से हैं। हमारे समाज के बारे में वो हमें हर चीज़ बताते हैं। लेकिन इससे पहले की कहानी थी आइडियल हीरो के बारे में थी, शिवेलरी के बारे में थी, योद्धाओं के बारे में थी। यानी कि हम क्या कर रहे थे? आइडियल मान रहे थे, लेकिन हमने किस में लिखना शुरू कर दिया? रियलिस्टिक में। तो ये हमारा आइडियलिस्टिक टू रियलिस्टिक हमारा लिटरेचर है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद ये भी देख लेते हैं डिस्क्रिप्टिव टू नरेटिव, यानी कि जो हम कहानियाँ लिख रहे थे वो प्रोज के अंदर डिस्क्रिप्टिव से लिख रहे थे कि अगर हमने एक योद्धा के बारे में लिखना है तो उसकी तलवार से शुरू होते थे, उसकी तलवार के बारे में इतनी बड़ी बड़ी पोएमें लिख देते थे, उसके बाद उसके घोड़े के बारे में लिखते थे, फिर योद्धा के कपड़े के बारे में लिखते थे। तो कहानी थी वो बहुत बड़ी हो जाती थी। उसके अंदर डिस्क्रिप्शन था कि योद्धा की तलवार इतनी तीखी थी कि वो किसी भी लोहे को काट सकती है। तो यानी कि बढ़ा चढ़ाकर चीज़ों को लिखा जा रहा था। लेकिन जैसे ही हमारे चौसर के टाइम पीरियड में आता है तो उन्होंने नरेटिव फ्रेम किया। नरेटिव का मतलब है कहानी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के ना लिखने की वजह से जो सामाजिक चीज़ें थी उनके ऊपर उन्होंने लिखना शुरू किया। उसके बाद देखें लोकल टू स्टैंडर्ड, यानी कि मैंने आपको बताया था कि 450 से जो 1066 का समय था तो भिन्न प्रकार की जो ट्राइब्स थी, जूड्स थे, एंजल्स थे, सेक्शंस थे, तो नॉर्मन्स भी थे वहाँ, तो उनकी डिफरेंट लैंग्वेज थी। दे हैव देयर ओन डायलेक्ट, उनकी अपनी भाषा थी, उसमें लिख रहे थे। लेकिन जैसे ही चौसर एंटर करता है 1340 में तो उसने इंग्लिश में लिखना शुरू किया, और इंग्लिश क्या थी? एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज थी। तो हमारी जो नेटिव लैंग्वेज थी उससे हमें कुछ ने निकाला, चौसर ने। नेटिव से हमें वो कहाँ ले आए? हमारे स्टैंडर्ड लैंग्वेज में ले आए, जो सबको क्या थी? समझ में आने वाली भाषा थी, इंग्लिश। और जो इन्होंने जो भाषा में लिखा है वैसे तो नॉर्थ रंबिया की थी, साउथ अम्ब्रम की थी, लेकिन उन्होंने ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट चुना था लिखने के लिए। जेफरी चौसर ने कौन सा चुना? बहुत बार एग्जाम में है, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। जो इंग्लिश में लिखे थे उन्होंने वर्क, तो उन्होंने कौन सी भाषा चुनी थी? ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। तो ये तो मैंने आपको छोटी सी चीज़ें बता दी कि किस प्रकार जेफरी चौसर है, उन्होंने जो पुराने समय से हम साहित्य लिख रहे थे तो उन्होंने साहित्य को नए तरीके से लिखना शुरू किया। चाहे वो डिस्क्रिप्टिव से नरेटिव था, लोकल भाषा से एक सर्वसहमति वाली भाषा जिसको वर्ल्ड लेवल की भाषा इंग्लिश कहते हैं, उसके अंदर साहित्य लिखना शुरू किया। और प्रोज में लिख रहे थे, कहानियाँ लिख रहे थे, बढ़ा चढ़ा कर लिख रहे थे, उसको उन्होंने किस में लिखना शुरू किया? पोइट्री के अंदर। तो आई थिंक आपको ये बातें तो इतनी क्लियर हो गई होंगी। और इसके अलावा क्योंकि हमें चीज़ें और भी लिखनी होती है तो थोड़ा डिटेल लेते हुए चलेंगे। और इसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं, एक निमोनिक आपने याद कर लेना है, REH, रीच।
जो ये हमारे जेफरी चौसर है, 3 राजाओं के समय, 3 जो राजा थे उनके समय इन्होंने अपना कार्य किया है। तो उन राजाओं का समय भी बहुत बार पूछा गया है। यहाँ आर से मतलब है रिचर्ड सेकंड, एडवर्ड थर्ड और हेनरी फोर्थ। जेफरी चौसर एकमात्र ऐसे राइटर हुए हैं जिन्होंने 3 राजाओं के कार्यकाल में अपना साहित्य लिखा है। हमें पता होना चाहिए, हमें ये निमोनिक याद कर लेना है REH रीच से, कि रिचर्ड सेकंड, एडवर्ड थर्ड और हेनरी फोर्थ के समय जो राइटर थे वो कौन थे? हमारे जेफरी चौसर, जिनको रिनेसेंस राइटर, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हम कहते हैं। तो इसके बाद आपको आगे बताता हूँ कि जेफरी चौसर की 3 फेज में इन्होंने वर्क लिखा है। इनके वर्क है वो 3 फेज में यानी कि 3 तरीके से वर्क लिखा है। सबसे पहले उन्होंने इटालियन वर्क लिखा, उसके बाद उन्होंने फ्रेंच वर्क लिखा और अंत में क्या लिखा? इंग्लिश वर्क। इंग्लिश वर्क के अंदर द प्रोलोंग टू कैंटरबरी टेल्स है, वो 1338 में लिखा गया था। और भी मैं एक आधी बातें और बता देता हूँ, जैसे कि 100 ईयर वॉर था जो फ्रांस और स्पेन के बीच चल रहा था, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच चल रहा था 1337 से 1453। उस समय भी हमारे जेफरी चौसर थे वो राइटिंग कर रहे थे। तो 3 फेज में इन्होंने लिखा है। सबसे पहला इटालियन फेज है, दूसरा फ्रेंच वर्क है और तीसरा हमारा इंग्लिश वर्क है। तो आज हम जानेंगे, ये बड़ा आपको ध्यान से समझना है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हैं यहाँ से आए हैं। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि जेफरी चौसर, विलियम शेक्सपियर, जॉन डन, विलियम वर्ड्सवर्थ, इनसे क्वेश्चन ना आए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान से पढ़ने हैं। तो चलो देखते हैं साथियों, 3 फेज। अब इन्होंने इटालियन वर्क से इनका क्या संबंध है, मैं थोड़ा आपको इसमें थोड़ी सी आपको डिटेल बता देता हूँ ताकि आपकी सीक्वेंस बन जाए। जेफरी चौसर की पत्नी का नाम फिलिपा रॉय था, फिलिपा रॉय सेकंड। इनकी पत्नी का नाम क्या था? फिलिपा रॉय, जो रॉयल परिवार से संबंध रखती थी। और जो जॉन ऑफ गॉन्ट है उनकी 3rd सिस्टर थी, जॉन ऑफ गॉन्ट, जो एक रॉयल परिवार था, उसकी बेटी थी कौन? फिलिपा रॉय सेकंड। और उनसे शादी किसकी हुई थी? जेफरी चौसर की। इसी कारण जेफरी चौसर को इंग्लैंड में कोर्टियर भी बना दिया जाता है। और जब वो कोर्टियर बनता है तो उसको जासूसी करने के लिए कहाँ बार भेजा जाता है? इटली, क्योंकि इटली से बार बार युद्ध चल रहे थे और हमें वहाँ की क्या चाहिए थी? जानकारी चाहिए थी। और जो फिलिपा रॉय जो उनकी पत्नी थी, जो कि एक शाही परिवार से होने के नाते इनको कोर्टियर बना दिया जाता है और इनको जासूसी करने के लिए कहाँ भेजा जाता है? इटली। और जब इटली में ये जाते हैं तो इनकी मुलाकात जो इटालियन पोइट है, आप भली भांति जानते हो अगर लिटरेचर पढ़ते हो, पेट्रार्क, हमारे पेट्रार्क हैं, दांते हैं, गैब्रियल दांते, गैब्रियल दांते हैं और बोकेशियो, ये तीनों राइटर से इनकी मुलाकात होती है। हमारे पेट्रार्क है, दांते है, बोकेशियो है, इन इटालियन राइटर थे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर हैं इटली के। जब उनसे इनकी मुलाकात होती है तो वो बड़े प्रभावित होते हैं और इटालियन फेज़ की शुरुआत करते हैं। और इटालियन फेज़ के अंदर वो अपने 4 वर्क लिखते हैं जिनको हम पढ़ेंगे। तो पहला वर्क था, याद रखना है हमें, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। थोड़ा सा आगे पीछे लिखा गया है तो आपको थोड़ा बता दूं, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। इन्होंने पहला वर्क जो इटालियन फेज में लिखा था वो था पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। उन्होंने बताया था कि कोर्ट, चर्च, इनके अंदर किस प्रकार क्या चल रहे हैं? फाउल चल रहा है, इनके अंदर करप्शन है, ये सही नहीं है। जो आपको जब हम लोलार्ड मूवमेंट देखते हैं तो वो जॉन वेक्लिफ जो लीडर थे उन्होंने भी ये बताया था कि कोर्ट के अंदर, चर्च के अंदर सब क्या है? करप्ट है, भ्रष्ट है। तो इसी वर्क को प्रभावित होकर उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ फाउल से लिखा था। और इसके अंदर कहानी क्या है थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। इसके अंदर सेंट वैलेंटाइन की कहानी है। जो संत वैलेंटाइन है, द संत
वैलेंटाइन। संत वैलेंटाइन की कहानी है और इसके अंदर क्या होता है कि ये सेंट वैलेंटाइन होते हैं, ये एक पक्षी का नाम है, ईगल है, और इनकी एक बेटी है वाइट ईगल, वाइट ईगल, जिसकी उन्होंने स्वयंवर रचा रखा है कि जो भी पक्षी सबसे अच्छा होगा, बहादुर होगा, सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा, उसके साथ मैं किसकी शादी करूंगा? अपनी बेटी वाइट ईगल की। तो डिफरेंट टाइप के पक्षी वहाँ जंगल में आते हैं, जैसे होक आता है, फाल्गन आता है, कुको आती है, तो वो सब अपने अपने तरीके से, अपने अपनी क्वालिटी से सेंट वैलेंटाइन को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और वाइट ईगल को पाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले होक आता है, तो वो अपनी पूरी ऊंचाई से उड़ान भरता है और कहता है कि मेरे से ज़्यादा ऊंचाई पे कोई नहीं उड़ सकता, इसलिए जो वाइट ईगल है उससे शादी मेरी होनी चाहिए। उसके बाद कुको आती है, एक अच्छा सा सॉन्ग सुनाती है और कुको आता है, अच्छा सॉन्ग सुनाता है, वो कहता है कि सेंट वाइट ईगल की शादी मेरे से होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं करते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे पक्षी बार बार आते हैं और अपनी क्वालिटियाँ बताते हैं, लेकिन अंत में सेंट वैलेंटाइन कहता है, जो वैलेंटाइन संत है, वो कहता है कि प्रेम को प्रेम से जीता जा सकता है, इन क्वालिटियों का मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है, जिसके मन में प्यार है वही मेरी बेटी से क्या कर सकता है? शादी कर सकता है। और इसी से एक बड़ा अच्छा तथ्य है, जो क्योंकि ये जो मीटिंग हुई थी पक्षियों की वो 14 फरवरी को हुई थी और इसीलिए इसको हम 14 फरवरी को क्या मनाते हैं? वैलेंटाइन डे भी मनाते हैं, जो किससे रिलेटेड है? हमारा सेंट वैलेंटाइन से। तो इस प्रकार से हम इनको जोड़कर बातों को सीखेंगे तो हर चीज़ याद रखना हमारे लिए क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। 14 फरवरी। और वैसे मैं बता दूं तो इस समय जो कहानी बेस्ड है वो रिचर्ड और भूमिया की जो शादी है, रिचर्ड सेकंड और भूमिया की जो शादी हो रही है उससे संबंधित है हमारा द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। इसके अंदर बहुत सारी शॉर्ट स्टोरियाँ हैं, तो मैंने आपको थोड़ा बता दिया। दूसरी कहानी है द हाउस ऑफ फेम। द हाउस ऑफ फेम जब शुरू होता है तो जो हमारे राइटर हैं जेफरी चौसर, तो इट्स ए ड्रीम एलेगरी, ये ड्रीम एलेगरी है। ड्रीम एलेगरी के अंदर बहुत सारे वर्क लिखे हैं इन्होंने। जब जो हमारे जेफरी चौसर हैं वो एक किताब पढ़ रहे होते हैं जिसका नाम तो एक्चुअली मुझे याद नहीं है, कि कुछ नाम होता है उस पुस्तक का, जिसको वो पढ़ रहे होते हैं तो अचानक से उनकी आंख लग जाती है और उनको सपना आता है कि ए वाइट ईगल हिज क्लचेस हिम इन द स्काई एंड ड्रॉप हिम इन द हाउस ऑफ फेम। जो एक सफ़ेद कलर का बाज है, सपने में जेफरी चौसर देखते हैं कि उनको कोई सफ़ेद कलर का बाज है वो आसमान में उठा के ले गए और वहाँ से उनको कहाँ गिरा दिए? द हाउस ऑफ फेम में। और हाउस ऑफ फेम वो जगह है जहाँ से जो चाहते हो वो मिलता है। और वहाँ हाउस ऑफ फेम में जेफरी चौसर की 3 लोगों से मुलाकात होती है। पहले प्रकार के लोग होते हैं, दे डोंट वर्क हार्ड बट वॉन्ट टू बी फेमस। दे डोंट वर्क हार्ड बट वॉन्ट टू बी फेमस। वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं लेकिन क्या बनना चाहते हैं? फेमस बनना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग वो मिलता है, दे वॉन्ट टू वर्क हार्ड एंड वॉन्ट टू बी फेमस, जो मेहनत भी करते हैं और सफल भी होना चाहते हैं। और तीसरे प्रकार के जो लोग मिलते हैं, दे वर्क हार्ड बिलीव इन गॉड, दे वर्क हार्ड एंड बिलीव इन गॉड। वो मेहनत करते हैं और भगवान में क्या रखते हैं? अपना विश्वास रखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन भी नेट से आया था कि किसको सही क्वेश्चन माना गया है? इनमें से 3 प्रकार के लोग थे, सबसे अच्छे लोग कौन से थे, या कौन सा जो फ्रेज है वो सही सेटिस्फाई करता है? तो द पीपल हु बिलीव इन गॉड एंड हार्ड वर्क, जो भगवान में भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, वही लोग फेमस होते हैं और वही जीवन में क्या पाते हैं? सफलता। तो हाउस ऑफ फेम में ये 3 प्रकार के लोग मिलते हैं और इनको मनाने का या ये साहित्य लिखने का मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ें बनावटी है। इनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है, मोरलिटी मिलती है कि किस प्रकार के लोग कामयाब होते हैं, जो भगवान में विश्वास रखते हैं और हमेशा क्या करते हैं? मेहनत करते हैं। तो यहाँ से क्या टाइटल लिया गया है? द हाउस ऑफ फेम। तो मैंने आपको हाउस ऑफ फेम भी बता दिया, पार्लियामेंट
ऑफ हाउस भी बता दिया। उसके बाद है ट्रोलस एंड क्रिसीड। ये एक लव वर्क है, लव के ऊपर बेस्ड स्टोरी है, जिसके अंदर ट्रोलस एंड क्रिसीड है वो ट्रोजन वार के ऊपर लिखी गई है। जिसमें क्या होता है, और 7 लाइन जो चौसर ने जो 7 लाइन रीमा रॉयल स्टाइल है उसके अंदर ये वर्क लिखा है और ट्रोजन वॉर पे बेस है। इसमें जो ट्रोलस है वो एक योद्धा है, युद्ध के अंदर जाता है। तो मैंने वैसे तो आपको बता दिया कि लगभग कहानियाँ मिथिकल है, हीरो से संबंधित है। तो जो ट्रोलस है वो एक योद्धा है, बहुत बड़ा योद्धा है, और उसे वो कहता है कि वो किसी के प्यार में नहीं पड़ेगा। तो गॉडेस ऑफ लव है, वो उसे श्राप देती है कि वो एक दिन किसी न किसी लेडी के प्यार में ज़रूर पड़ेगा। तो युद्ध चल रहा होता है उस वक्त, और जैसे युद्ध हो रहा होता है तो अचानक से उसकी नज़र एक लड़की पे पड़ती है जो कि एक विडो गर्ल है, विधवा है। तो ट्रोलस को उससे प्यार हो जाता है और उसका नाम क्या होता है, क्रिसीड होता है। तो क्रिसीड से वो अपने मन की बातें कहता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन क्रिसीड उसे बार बार क्या कर देती है, मना कर देती है। लेकिन जब बार बार वो मैरिज प्रपोजल क्रिसीड को भेजता है तो एक दिन वो उसके प्यार को स्वीकार कर देती है। और उस समय ये एक मान लो निशानी दी जाती थी प्रेम की। तो वो जो योद्धा होता है अपना जो एक बेल्ट होता है, जो आप देखते हो कि पुरानी फिल्मों में भी लेडीज़ अपनी कमर के आसपास क्या पहने रखती हैं, एक बेल्ट। तो वो पुरानी फिल्मों से लिया गया या पुरानी कहानियों से बेस्ड है कि जब एक लड़का लड़की की आपस में मान लो प्रेम हो जाता है तो वो जो बेल्ट योद्धा पहनता है वो उस लड़की को पहना देता है और उससे पता लग जाता है कि ये लड़की किससे प्रेम करती है, उस व्यक्ति से प्रेम करती है जिसका इसने बेल्ट पहन रखा है। तो इस प्रकार ये कहानी चलती है और ट्रोलस है वो बेल्ट किसको दे देता है, क्रिसीड को दे देता है। और इसी प्रकार युद्ध चल रहा होता है। तो एक दिन क्या होता है कि बाहर की सेना आक्रमण कर देती है इनके जो साम्राज्य होता है, किंगडम होता है उस पर, और उसे लगता है कि क्रिसीड को किसी ने मार दिया है। और जो मेन जर्नल होता है वो उस बेल्ट को, जो उस क्रिसीड का बेल्ट है वो अपनी कमर पे बांध लेता है। और जब ये चीज़ें ट्रोलस देखता है, जो ट्रोलस वो बेल्ट उसके कमर पे बंधा हुआ देखता है, जो कैप्टन है उस आर्मी का, तो वो गुस्से में पागल हो जाता है। उसे लगता है कि क्रिसीड की उसने क्या कर दी है, हत्या कर दी है। तो वो पागलों की तरह उस पर वार करता है। लेकिन कैप्टन है वो वीर योद्धा होता है और जब वो गुस्से में फाइट करता है ट्रोलस तो उसे डिफेंस बिल्कुल भी नहीं करता, जिसके कारण उसे चोटें बहुत सारी आ जाती है और वो गिर जाता है। तो वो उससे पूछता है कि तुम्हें ये बेल्ट कहाँ से मिला। तो वो जो कैप्टन होता है आर्मी का वो बताता है कि ये तुम जो क्रिसीड गर्ल है वो जिंदा है, वो मरी नहीं है, लेकिन उसने मुझे स्वीकार कर लिया है, उसने मुझे क्या मान लिया, अपना हस्बैंड मान लिया है, इसलिए मैंने उसका तुम्हारा जो बेल्ट है वो मैंने पहन लिया है। इस प्रकार जो श्राप है गॉडेस लेडी का, जो गॉडेस ऑफ लव का, जो गॉडेस ऑफ लव है उसने श्राप दिया था ट्रोलस को, वो क्या हो जाता है, उसका पूरा हो जाता है। इस प्रकार ये ट्रोलस एंड क्रिसीड की कहानी है। और इसी से प्रभावित होकर जब सपने में सपना आता है, इस जैसे ही ये वर्क पूरा करता है, चौसर को एक सपना आता है कि उसने महिलाओं के बारे में बड़ा बुरा लिखा है, महिलाओं को बेवफा दिखाया है कि वो अच्छी महिलाएं नहीं हैं। जो भी वर्क लिखा है उसमें, क्योंकि हम कैंटरबरी टेल पढ़ेंगे तो बात की जो कहानी पढ़ेंगे तो उसमें भी महिलाओं को क्या दिखाया गया है, बहुत ज़्यादा वल्गर दिखाया गया है, डिसऑनेस्ट, अनफेथफुल दिखाया गया है। तो उसको सपना आता है कि उसको भी क्या मिलेगा, श्राप मिलेगा, जैसे गॉडेस ऑफ लव ने दिया था। तो जैसे ही वो उस सपने से बाहर आता है, दूसरे दिन वो नया वर्क लिखता है जिसका नाम होता है द लेजेंड ऑफ गुड वुमन। उसमें अच्छी अच्छी महिलाओं की क्वालिटियाँ, उनकी वफादारी, उनके बारे में वो लिखता है, क्योंकि जेफरी चौसर डर जाता है कि उसे भी कहीं जैसे गॉडेस लव ने जो अभिश्राप ट्रोलस को दिया था कहीं उसको भी अभिश्राप ना मिल जाए। इसलिए वो अपने काम को सुधारने के लिए लेडीज़ का जो एक अच्छा प्रेजफुल एप्रिशिएबल वर्क लिखता है द लेजेंड ऑफ गुड वुमन। तो इस प्रकार हमारा इटालियन फेज मैंने आपको शुरू से अंतिम तक थोड़ा थोड़ा बता दिया डिटेल में, फिर हम आगे करेंगे। फिर आ जाता है फ्रेंच वर्क। फ्रेंच वर्क के अंदर 2 ही वर्क लिखे हैं, द बुक ऑफ डचेस,
द बुक ऑफ डचेस के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि ये भी ड्रीम एलेगरी है। जब सो रहा होता है जेफरी चौसर तो अचानक से वो एक नींद के अंदर एक महल में चला जाता है और वहाँ वो एक नाइट को देखता है। नाइट का मतलब एक योद्धा को जो युद्ध से आया है, और उसके आसपास जो तस्वीरें लगी हुई है वो लगभग हमें बताती है कि वो कौन सा युद्ध लड़के आया है, ट्रोजन वॉर। तो लगभग आप देख रहे हो कि राजाओं से संबंधित, योद्धाओं से संबंधित और ट्रोजन वार से संबंधित इनके वर्क हैं। तो जो डचेस ऑफ बुक ऑफ डचेस है तो उसके अंदर जो तस्वीर लगी हुई है एक महिला की, एक महारानी की, उसको देख के जो नाइट है वो विलाप कर रहा है, लेमेंट कर रहा है। ही इज़ लेमेंटिंग ऑन द डेथ ऑफ हिज वाइफ। और जब चौसर उससे पूछता है क्या हुआ तो वो अपनी पत्नी को बताता है गुड फेयर वाइट। ये सेंटेंस बहुत बार आया कि गुड फेयर वाइट किसके लिए प्रयोग हुआ है, द बुक ऑफ डचेस में प्रयोग हुआ है। जो नाइट है वो अपनी पत्नी के लिए प्रयोग करता है कि कैसे उसकी पत्नी को मार दिया गया, उसमें क्या क्या गुण थे वो उसके बारे में बताता है। ब्लैंच वाइफ ऑफ जॉन गंट। और इसके अंदर जो डचेस दिखाई गई है वो किस, ब्लैंचे वाइफ ऑफ जॉन गॉन्ट, जो शाही राज्य था, जो शाही राजा था जॉन गॉन्ट, उसकी पत्नी के बारे में ब्लैंचे दिखाया गया है। और कहाँ से आई थी, केम फ्रॉम लैंकेस्टर। जो डचेस ऑफ ब्लैंचेस्टर थी वो कहाँ की थी, लैंकेस्टर की। ब्लांच थी वाइफ ऑफ जॉन गॉन्ट की थी और वो कहाँ से संबंधित रखती थी, लैंकेस्टर से। ये भी क्वेश्चन नेट में आया है। उसके बाद इनका एक और फ्रेंच वर्क है रोमन डी ला रोज, जिसमें खास कहानी नहीं है। तो साथियों ये थोड़ा सा था। इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको लास्ट वर्क के बारे में बता देता हूँ, और ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं अगर आप इनको याद रखोगे। इसके अलावा इनके समय के दौरान ही जो ब्लैक डेथ का थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जो हमें विद इन डेट याद रखने, जैसे कि इनके दौरान ब्लैक डेथ भी आई थी, जो प्लेग आया था इंग्लैंड के अंदर, जिसमें 33% पॉपुलेशन डाइड ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड की 33% जनता थी वो क्या हो गई थी, मर गई थी, जिसके कारण लेबर के बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गए थे और फाइनेंशियल क्राइसिस इंग्लैंड के अंदर हुए थे। तो ये डेट थी 1348 से 1349 का जो समय था वो किसका था, ब्लैक डेथ का। आपको छोटी छोटी चीज़ें ये याद रखनी है साथियों। जब भी हम इंग्लिश हिस्ट्री पढ़ेंगे तो एक तो डेट और छोटे छोटे फैक्ट हैं वो हमें याद रखने होते हैं। लास्ट वर्क है जो इंग्लिश फेज है, जो जेफरी चौसर का लास्ट फेज हमारा इंग्लिश का फेज है, जिसके अंदर 1338 में द कैंटरबरी टेल, द कैंटरबरी टेल, द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स जो पब्लिश हुआ था उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है ये। और जो इसके अंदर मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर टोटल 124 कहानियाँ सुनानी थी। स्टोरी कितनी थी, 124, लेकिन पूरी कितनी हो पाई, 24। ओनली 24 कहानियाँ ही पूरी हो पाई, लेकिन जो जेफरी चौसर कितनी कहानियाँ लिखने चाहते थे, 124, लेकिन पूरी कंप्लीट कितनी कर पाए, 24 कहानियाँ ही वो कंप्लीट कर पाए। और ये जो कहानी शुरू होती है वो सेंट थॉमस बेकेट, जो सेंट थॉमस बेकेट है उनकी श्राइन पे जाने के लिए कुछ पिलग्रिम्स, करीबन कितने पिलग्रिम होते हैं, 29 पिलग्रिम है, वो इकट्ठे होते हैं। और कहाँ होते हैं, टेबार्ड इन। बहुत बार ये जगह का नाम आया है। दो इंग्लैंड के अंदर एक जगह बनी होती है, एक सराय बनी होती है, एक धर्मशाला बनी होती है, जिसको किस नाम से जानते हैं हम, टेबार्ड इन। उसके अंदर 29 पिलग्रिम्स इकट्ठे होते हैं। जो इसका मालिक होता है हैरी बेली। वो आइडिया हैरी बेली आपको याद रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में आया है कि टेबार्ड इन का जो मालिक है उसका नाम क्या है, हैरी बेली है। वो जब ये पिलग्रिम्स जाने के लिए इकट्ठे होते हैं इस धर्मशाला में, तो वो कहता है कि अगर आप कहानियाँ सुनाओगे तो आपको रात का खाना है वो क्या मिलेगा, फ्री में मिलेगा। तो जितने भी पिलग्रिम्स होते हैं वो कहते हैं कि दो तो वाइल गोइंग टू ए जर्नी 2 स्टोरीज एंड वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द सेंट थॉमस बेकेट 2 स्टोरीज, कि जब जाएंगे तो 2 कहानी सुनाएंगे, रात के वक्त भी
कितनी कहानी सुनाएंगे? 2। इस प्रकार टोटल एक यात्री कितनी कहानियाँ सुनाएगा? 4 कहानियाँ सुनाएगा। और इसमें 29 जो करेक्टर हैं, एक हैरी बेली है, प्लस में एक ऑथर है जो हमारे कौन है? जेफरी चौसर है। टोटल हमारे कितने हो जाते हैं? 31। बहुत बार एग्जाम में है 30 भी आ जाता है, 29 भी आ जाता है। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है कि जो कैंटन प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स है 1338 में जो पब्लिश हुआ था इंग्लिश फेज का वर्क, उसमें कितने ऑथर है, कितने टोटल करेक्टर है? 31 भी है, 30 भी है, 29 है। क्योंकि टोटल 29 थे, एक हैरी बेली उसका मालिक था और एक हमारे लेखक थे। कुल मिला के कितने हो जाते हैं? 31। अगर 31 ना दिया तो 30 भी सही है, 30 भी ना दिया हो तो 29 सही है। लेकिन अगर 31 दिया है तो ये सारे रॉन्ग है, आपको 31 ही टिक करना है। तो आपको साथियों ये चीज़ें ध्यान रखनी है। डिटेल में भी हम पढ़ेंगे। इसके अंदर भी जो पहली कहानी कौन सी है इसमें? द नाइट। जो हमारे द नाइट है उनके बारे में, उनकी शिवलरी के बारे में, उन्होंने युद्ध जीता है क्रिश्चियनिटी के डिफेंस में, उसकी हम कहानी पढ़ेंगे। मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड भी है, वाइफ ऑफ बाथ भी है, उसकी कहानी कैंटरबरी टेल को हम जब डिटेल में करेंगे तो हम पढ़ेंगे। तो इसमें इतनी स्टोरियां हैं, सेंट थॉमस बेकेट की जा रहे हैं। और इसकी स्टार्टिंग लाइन बता देता हूँ आपको कौन सी है। बहुत अच्छा, बहुत बार क्वेश्चन आया है। अप्रैल इज द मंथ ऑफ शॉवर, यानी कि अप्रैल है वो किसका मंथ है? रेन का है। जब ये कहानी शुरू होती है तो फर्स्ट ओपनिंग लाइन कैंटरबरी टेल की क्या है? अप्रैल इज द मंथ ऑफ शॉवर। अप्रैल इज द मंथ ऑफ, अप्रैल इज द क्रूएल्स्ट मंथ। ये भी बहुत बार आया है कि अप्रैल इज द क्रूएल मंथ कौन सा शुरू होता है हमारा? टी.एस. एलियट का, जो मैंने 1-2 दिन पहले आपको वेस्टलैंड कराया था, जो 1922 में पब्लिश हुआ था। उसकी जो लाइन शुरू होती है अप्रैल इज द क्रूएल्स, CRULEST, क्रूएल्स्ट। अप्रैल इज द मंथ ऑफ शॉवर से शुरू होता है हमारा कैंटरबरी टेल्स, और अप्रैल इज द क्रूएल्स मंथ ऑफ शुरू होता है टी.एस. एलियट का जो हमारा वेस्टलैंड है। तो आपको थोड़ा थोड़ा मैंने कैंटरबरी टेल और इनके बारे में बता दिया है। और इसके बारे में हम एक और वीडियो बनाएंगे साथियों, जिसके अंदर मैं डिटेल में आपको द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल के करेक्टर, किस प्रकार का वर्क है, कब पब्लिश हुआ, छोटी छोटी जानकारी आपको मैंने चौसर के बारे में दे दी है। अगर ये जानकारी आपको साथियों समझ में आ जाती है तो आने वाला जो मैं वीडियो बनाऊँगा तो उसमें आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और जैसा कि मैंने बता दिया है कि सबसे पहला राइटर हमारा इंग्लिश का है वो जेफरी चौसर है। अगर हमने इस राइटर को ध्यान से पढ़ लिया तो आगे रेफरेंस के थ्रू हमें टिल योर मॉडर्न एज वी वोंट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम वाइल स्टडिंग आवर लिटरेचर। तो साथियों इसके साथ साथ आपकी ग्रामर की क्लासें भी मैं दे रहा हूँ, तो आप ग्रामर की भी क्लास साथ के साथ बनाएं। इसके साथ साथ ये नोट्स बना लें। सारी चीज़ें कोई भी नहीं पढ़ सकता ना, सारी चीज़ों को याद रखना आसान है। जो आपको पढ़ाया जाता है वो पॉइंट टू पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूँ। और टिल देन टेक केयर साथियों, एंजॉय योर लिटरेचर क्लासेस।